नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म से आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। गेहूँ की फसल को कैसे अच्छी तरह से देखभाल करें, गेहूँ के पौधे का कितना जीवन चक्र है, कैसा जीवन चक्र है और गेहूँ की फसल को कैसा जीवन चक्र है, इसके बारे में अगर हम ये सब चीज़ें समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी फसल का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं अगर गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है बुवाई से उसके जड़ों तक का निकलना, इसको कहते हैं चंदेरी जड़ें का निकलना। दूसरी जो अवस्था होती है उसके अंकुरण से उसकी गांठों का बनना, नोड एंटी नोड का बनना। और तीसरी जो अवस्था होती है उसके अंदर दाना बनना। इन 3 अवस्था के आधार पर ही हम जो है सिंचाई का प्रबंधन और खाद का प्रबंधन करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैं चाहता हूं कि हम पौधे के जीवन चक्र, गेहूं का जो प्लांट है, गेहूं का जो पौधा है, गेहूं एक घास की प्रजाति का पौधा है अगर वैज्ञानिक रूप से बात करें तो, और उसकी बात करते हैं तो वो जो है 6 चरणों में उसका विकास होता है। उसके विकास को हमने पूरे 6 चरणों में बांटा गया पौधे की वृद्धि को। तो उसकी वृद्धि को 6 चरणों में किस तरह से बांटते हैं, उसका पहला जो चरण होता है वो होती है उसकी अंकुरण अवस्था। अंकुरण अवस्था का मतलब पौधे के बोने से उसके अंकुरित होने को जो है वो पहला चरण कहा जाता है। और जो दूसरा चरण है उसकी जो होती है टिलरिंग। टिलरिंग का मतलब होता है पौधे के जैसे ही पौधा अंकुरित हुआ उसके आसपास जड़ों का जब विकास होने लगता है तो उसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं जड़ के अंदर से ही, वो कहलाती है टिलरिंग। नए अंकुरण एक पौधे में से लगभग 6 वयस्क टिलरिंग पैदा हो जाती हैं। और कोई आज हमने जो अपने वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा कई सारे किसानों ने 10 से 15 तक टिलरिंग तक पैदा कर ली हैं। तो वो टिलरिंग, प्रत्येक टिलरिंग जो है अपने खुद का डंठल और खुद की बाली या गेहूँ या दाना या बीज विकसित करते हैं। तो वो हो गई दूसरी अवस्था टिलरिंग। तीसरी जो अवस्था है वो कहलाती है जॉइनिंग स्टेज। जॉइनिंग स्टेज का मतलब जो होता है कि डंठल का दूसरा नोड तैयार करना, पहले नोड तैयार करने तक की दूसरी व्यवस्था और पहले नोड से दूसरा नोड तैयार करने की जो अवस्था होती है वो कहलाती है जॉइनिंग। जॉइनिंग का मतलब नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, इस तरह से उसकी जॉइनिंग बनना। तो ये जो है टिलरिंग को विकसित करने की अवस्था है। यहाँ पर क्या होता है, दूसरी अवस्था में जो टिलरिंग हुई है तो प्रत्येक टिलरिंग जो है विकसित होना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। अगर प्रत्येक टिलरिंग विकसित नहीं होगी, प्रत्येक टिलरिंग पर अपना बीज और बाली नहीं आएगी तो उत्पादन हमारा पूरी तरह से हमारे जो है अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो तीसरी जो जॉइनिंग स्टेज है वो टिलरिंग को विकसित करने की स्टेज है और इसको विकसित करके ही हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। चौथी स्टेज की बात करें तो चौथी स्टेज हमारी कहलाती है बूटिंग। बूटिंग या जो है इसको हम कह सकते हैं, बूटिंग स्टेज वो होती है जब बाली उस पौधे की मयान के अंदर यानी पत्ते के अंदर या कह सकते हैं उसकी गर्भावस्था में होती है, वो जो है कहलाती है आपकी बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है क्योंकि यहाँ पर हमें उसको संपूर्ण पोषण देना होता है पौधे के विकास की, और पौधे के अंदर पनप रहे बीज के विकास के लिए आवश्यक सभी तत्वों की पूर्ति यहाँ पर हमें करनी होती है। तो जो बूटिंग स्टेज है वो बूटिंग स्टेज में जो है रोगों के भी आने की संभावना रहती है क्योंकि बूटिंग स्टेज हम मान सकते हैं कि जनवरी से लास्ट तक और जनवरी से फरवरी के बीच में, जनवरी के लास्ट से फरवरी के लास्ट तक के बीच की जो है वो बूटिंग स्टेज कहलाती है। तो बूटिंग स्टेज में जो है गेहूं के रोग पनपते हैं। तो गेहूं में जो रोग होते हैं वो जो रोग हैं वो कई प्रकार के रोग होते हैं, गेहूं में आपने देखे होंगे। तो मुख्य रूप से जो रोग होता है वो होता है इसका जो है बालियों के अंदर जो आपने रस्ट डिसीज देखी होगी, पीली वाली पड़ जाना, या कंडुआ रोग देखा होगा आपने, अल्टरनेरिया के द्वारा होता है, गेरुई या ब्लाइट जिसको कहते हैं वो होता है। और आपका जो है काली भूरी पीली इस तरह की कंडुआ होती हैं। और जो है एक होता है इसका चूरजिल आस्ता। चूरजिल आस्ता की वजह से जो है एक फंगस है और इसकी वजह से ये एक सफ़ेद गेहूं के पाउडर की तरह पहले पौधे की अग्रिम पत्तियों में दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरे पौधे पर फैलता हुआ पूरी बाली को जो है कवर कर लेता है। ये सबसे खतरनाक रोग है
और इस रोग से जो है बचाव करना इस स्टेज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो है फेवरेबल कंडीशन 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर होती है। और ये जो इसका नाम है इरिसिफी, जो इरिसिफी ग्रैमिनिल टिटिसाई, इस फंगस की वजह से ये जो है होता है। तो इसको मारने के लिए सबसे इस स्टेज में हमें कुछ दवाइयों का प्रयोग भी करना होता है। तो अगर कहीं पे भी आपको किसी भी रोग की अगर अवस्था दिखाई देती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इन पौधों में, इन रोगों में से कोई भी अगर रोग आपको दिखाई देता है तो आप अपनी फसल पर ये मतलब जो है मैंकोजेब M45 मैंकोजेब का जो है आप जो है उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसको 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लें और 1000 लीटर पानी में इस घोल का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोपेकोनाजोल ले सकते हैं, EC फॉर्म में आता है 25%। इसको भी आधा लीटर की CC प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिला करके आप इसका जो है छिड़काव इस स्टेज पर कर सकते हैं। जब इसका छिड़काव करने के बाद 1 हफ्ते बाद रोग कंट्रोल हो जाए तो आप NPK 05234 किसी भी कंपनी का ले लें और ये जो है आपका 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घुलनशील अवस्था में आता है, घुलनशील खाद है ये। 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से NPK 05234 का जो है 1000 लीटर पानी में आप जो है वो पूरी फसल पर अपना इस छिड़काव ढंग से कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी भरी हुई बाली पैदा होगी, गेहूं का आकार सुंदर होगा, सुडौल होगा और भरा हुआ आकार होगा। और जो आपकी ट्रिलिंग के दूसरी ब्रांचेज हैं जो अविकसित रह गई हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। ये तो है रासायनिक पद्धति। दूसरी आप जो जैविक पद्धति से आप करना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों का रस और आक के पत्तों का रस और आप सेंजना अमरूद के पत्ते, इनके जो है पत्तों को कूट लें। ये और कूट के अगर आप इससे 15-20 दिन पहले से आप तैयार कर लेते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर में डाल दें और उसका जो है छान करके स्प्रे कर दें। अगर आप पहले से तैयार नहीं कर पाए हैं तो इन पत्तों को 50 लीटर पानी में उबाल लें और 50 लीटर पानी जब 40 लीटर या 30 लीटर रह जाए तब उसको जो है 20% 25% घोल अपनी फसल पे स्प्रे कर दें। ये जैविक तरीके से हम इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। जो तीसरा और जैविक अगर खाद आपको इसमें देना है इस समय पर तो आप जो है वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो है जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। आप बकरी से बने हुए जीवामृत या जो है रासायनिक प्रोसेस तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये आपकी जो है चौथी स्टेज हो गई जो बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज थी। अब आपकी जो है पंचम स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम शीर्षक या जो है पुष्पन अवस्था। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। पुष्पन अवस्था जब आपकी बाली बाहर निकल आएगी तो उस पर फ्लावर्स आते हैं और पुष्पन अवस्था अगर आपने पहले वाले उपाय कर लिए हैं तो रोग आने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। अभी जो हो रहा है वर्तमान में आपके जो गेहूं की फसल पर ये अवस्था ही चल रही है। पुष्पन अवस्था में आप किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। पुष्पन अवस्था पूरी होने के बाद, पुष्पन अवस्था जो होती है वो आपकी जो म्यान में उभार निकलने से फूल आने, परागण, निषेचन, भ्रूण बनने, एंडोस्पर्म बनने तक की प्रक्रिया है। मतलब उसके अंदर दाना आपको पड़ने लगेगा, दिखाई देगा कि आपका कुछ उसमें अंदर दूध सा बन रहा है। इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का न तो जो है कोई स्प्रे नहीं करना है। इसके बाद की जो पंचम स्टेज है, लास्ट स्टेज है, वो जो षष्ठम स्टेज, पंचम तो ये हो गई, षष्ठम स्टेज है वो परिपक्वता अवस्था आती है। परिपक्वता अवस्था में आप जो है निषेचन के बाद आपकी बाली में दूध जैसे उत्पन्न हो जाएगा। वो अवस्था आपकी जो है पंचम षष्ठम स्टेज कहलाती है। पौधे का डंठल पत्तियों से आप ये अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है और यहाँ पर आपको फिर से जो है जब पूरी तरह से फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है और आपकी पत्तियाँ पौधे के अंदर बाली में दूध वाली जो है फल बन जाता है, तब आपको पुनः एक स्प्रे करना है 0050 का, NPK 0050 का। वही 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जो है अपनी फसल में स्प्रे कर दें। और अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो 20% वेस्ट डिकम्पोजर के घोल के साथ इसका स्प्रे कर दीजिए। तो आप अपनी फसल का उत्पादन निश्चित रूप से गारंटीड बहुत अच्छा पाएंगे।
उसके बाद फसल धीरे धीरे पकने लगती है और जब फसल पूरी तरह से पीली पड़ जाती है तो उसका जो आप कल्टीवेशन करते ही हैं, ये सभी जानते हैं किसान भाई। तो आपको समझ ही गए होंगे कि हम गेहूं के पौधे की इन 6 चरणों में देखभाल कैसे करें। अब बात करता हूं कि हमें पोषक तत्वों के रूप में शुरू से क्या क्या लेना होता है। तो किसान भाई सब जानते हैं गेहूं की फसल में प्रारंभ में हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो मुख्य रूप के पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये मुख्य पोषक तत्व हैं और हर फसल में, हर पौधे में इनकी ठीक ठीक मात्रा में आवश्यकता होती है। गेहूं में करीब करीब 150 केजी आपके नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 60 केजी फास्फोरस की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 40 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। 150 केजी का में से 80% यानी 80 केजी, 80% के 80 केजी ले लीजिए। 150 केजी 80 केजी जो है हम बुवाई के समय यूरिया का उपयोग करते हैं या नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटाश आप जो है बुवाई के समय जो है बेसल डोज में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पहली सिंचाई पर आपका बचाव 70 केजी, 70 केजी का जो है 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली सिंचाई पर और 30 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करें। इस तरह से आप जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करें अपनी फसलों में। पोटाश एनपीके को जो है आपकी मैंने बताया चतुर्थ अवस्था में और पंचम अवस्था में किस तरह से प्रयोग करना है, छिड़काव के रूप में प्रयोग करें। इस तरह से आप खाद का प्रबंध करें। अगर आपको जैविक प्रबंधन करना है अपनी फसल में तो आप बुवाई से पहले 150 या 200 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद जुताई से पहले डाल दें और उसके बाद तुरंत जुताई कर दें। और इस गोबर में ट्राइकोडर्मा नामक जीवाणु आता है, अगर वो मिक्स करके डालते हैं तो बहुत ही बेहतर। अगर आप नहीं उसको डालते हैं तो आप उस समय ही गेहूं की बुवाई से पहले एक बार गोबर की खाद बिखेरने के बाद उस पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद जुताई करा दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर से ही गेहूं को उपचारित करके बुवाई कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट 100% आपकी जो है पहले से बेहतर उत्पादन होगा जैविक तरीके से। और अगर आप रसायन का प्रयोग करते हैं तो वहीं आप यूरिया को आधा कर दीजिए और आप पोटाश जो डीएपी लेते हैं जनरली पोटाश के फास्फोरस के लिए, फास्फोरस को भी आधा कर दीजिए और यूरिया और डीएपी दोनों को आधा आधा कर दीजिए और उसके साथ उतनी ही मात्रा में वेस्ट डिकम्पोजर के साथ प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य केवल आपका खर्चा कम करना ही नहीं है, इसके साथ जो जहर हम खेती में दे रहे हैं उस जहर को भी कम करना है। यदि मेरी किसी बात से या मेरे प्रयास से आप थोड़ा बहुत भी अपनी फसल में जहर को कम कर सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस जहर मुक्त खेती के प्रयास में आप मेरा सहयोग करें, भागीदार बने और आप देश के विकास में भागीदार बने, जन समुदाय जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के विकास में भागीदार बने। और आप से प्रार्थना है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम अपने देश में जहर मुक्त खेती की मुहिम को चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।